सभी एएनएम और जीएनएम साथियों को एमएल सुंदेसा की तरफ से नमस्कार। वंदे मातरम। एक और शानदार वीडियो सेशन के साथ आप सभी का द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड डिजिटल चैनल में आज के वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो सेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमने वाइटल साइंस का एक वीडियो सेशन किया था, उसमें हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। तो रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हो सकती है जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही हम आज पूरे वर्ल्ड में 29 जुलाई को वर्ल्ड ओआरएस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज उसके बारे में भी बात होगी। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे कोचिंग पैकेज के अंदर 11 स्टार फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी का मैंने जिक्र किया था कि आपको 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन दिया जाएगा। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो सेशन में इंक्लूड करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो सेशन में वीडियो क्वालिटी को लेके कुछ इश्यू रह गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज का वीडियो सेशन कंटेंट के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी बेटर हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। यहाँ आपको टोटल 5 परिभाषाएं, 5 मेडिकल टर्म सीखने हैं। और उनको सीखने के लिए मैं आपके सामने फिर से एक मेमोरी मैप लेके आया हूँ। देखिए, परिभाषाओं को एक तो आप बुक में जैसे लिखा होता है वैसे उनको रट रट के याद कर सकते हैं। एक उसको अगर लॉजिकली मेमोरी मैप के रूप में अगर याद किया जाए तो वो और ज़्यादा इजी हो सकती है। तो जिन 5 डेफिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं, क्रेकल्स, रोंकाई, ग्रंटिंग और वीज, और एक लास्ट और है स्ट्राइडर। इन 5 डेफिनेशन में से केवल क्रैकल्स जो है वो इंस्पिरेटरी है। इंस्पिरेटरी यानी अंतःश्वसनीय। और 5 परिभाषाओं में से ओनली ग्रंटिंग एक्सपिरेटरी है। एक्सपिरेटरी यानी बहिश्वसनीय। तो इन 5 डेफिनेशंस में से जैसा कि मैंने बताया, क्रैकल्स रहेगी इंस्पिरेटरी और ग्रंटिंग रहेगी एक्सपिरेटरी। बाकी 3 जो डेफिनेशन होगी वो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों हो सकती है। तो अभी के वीडियो सेशन में पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक रेस्पिरेटरी साइकिल होता है, यानी हम जो सांस लेते हैं उस सांस के एक स्टेप को रेस्पिरेटरी साइकिल यदि माने तो एक रेस्पिरेटरी साइकिल यानी श्वसन चक्र में 3 स्टेप होते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इसे इंस्पिरेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे अंतः श्वसन बोलते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसके बाद कुछ सेकंड के लिए एक ठहराव होता है जिसे पॉज कहा जाता है। पॉज के बाद में हम जब सांस को वापस छोड़ते हैं तो उसे एक्सपिरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में बहिश्वसन कहते हैं। इस तरह से इंस्पिरेशन, उसके बाद में पॉज और एक्सपिरेशन, इसको मिला के एक साइकिल बनता है, इसे रेस्पिरेटरी साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का वही मतलब है। और इन 5 परिभाषाओं में से केवल क्रैकल्स होंगे वो हमें तभी सुनाई देंगे जब कोई पेशेंट सांस को अंदर ले रहा है, जबकि ग्रंटिंग तब सुनाई देंगे जब कोई मरीज है वो सांस को बाहर छोड़ रहा है। बाकी की जो 3 परिभाषाएं होगी वो साउंड हमें सांस को अंदर लेते समय या सांस को छोड़ते समय दोनों टाइम सुनाई दे सकते हैं। आगे देखिए, 5 परिभाषाओं में से केवल स्ट्राई है वो हाई पिच साउंड है। हाई पिच का मतलब है उसकी आवाज का जो वॉल्यूम आपको फील होगा वो बहुत ही तेज होगा, और लो पिच होगा तो वो उसका वॉल्यूम है वो धीरे होगा। तो केवल स्ट्राइडर है वो हाई पिच है। बाकी की जो 4 परिभाषाएं बचेगी उनमें से 2 लो पिच रहेंगी, उनकी आवाज आपको धीमी सुनाई देगी, जो रोंकाई और ग्रंटिंग होगी। और बाकी 2 जो बचेंगे, क्रैकल्स और विज, वो लो भी हो सकते हैं या हाई भी हो सकते हैं। तो देखिए, स्ट्राइडर को हाई पिच मानना है और बाकी की 2 को आपको लो पिच मानना है, रोंकाई और ग्रंटिंग को। बाकी की जो बची जाएगी 2 वो लो या हाई हो सकती है।
आप अभी ये सब सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, जब कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसकी परिभाषा में ये विशेषताएं दी होगी। एक मरीज का रेस्पिरेटरी साउंड सुनने पर इंस्पिरेटरी फील हो रहा है, लो पिच साउंड है, तो बताइए निम्न में से कौन सा एब्नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड हो सकता है। इसीलिए मैंने उन टेक्निकल टर्म पर आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की है। तो अभी के डिस्कशन में आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। एक तो यदि हम इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी की बात करें तो केवल क्रैकल्स को इंस्पिरेटरी लेना है और ग्रंटिंग को एक्सपिरेटरी लेना है। साथ में हाई पिच और लो पिच की बात करें तो केवल स्ट्राइडर को हाई पिच लेना है और रोंकाई और ग्रंटिंग को हमें लो पिच मानना है। अब हम आगे के स्टेप में एक एक करके परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप इस टेबल को गौर कीजिए। इसमें हम एक तरफ मेडिकल टर्म लिख रहे हैं और वहां आगे की तरफ उनकी 5 विशेषताएं बताई गई है। सबसे पहले हम पिच टाइप देखेंगे, जो या तो हाई होगी या लो होगी। फिर साउंड का पैटर्न देखेंगे कि उसमें किस खास तरह की आवाज़ हमें सुनाई देती है। साथ में हम देखेंगे कि वह जो साउंड सुनाई दे रहा है वो इंस्पिरेशन के समय सुनाई दे रहा है या एक्सपिरेशन के समय, और उस एब्नॉर्मल साउंड का कारण क्या है वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे लास्ट में देखेंगे कि ये जो एब्नॉर्मल मेडिकल टर्म हम पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सी डिजीज में सुनने को मिल सकती है। इस तरह से हमें एक एक करके परिभाषा को समझना है। सबसे पहले हम क्रेकल्स या रेल्स की बात करते हैं। क्रेकल्स या रेल है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, हाई और लो हो सकते हैं। इसका साउंड पैटर्न या तो आपको खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देगी या आपको बड़बड़ की आवाज़ सुनाई देगी। खड़खड़ का मतलब होता है इंग्लिश में रैटलिंग। जैसे कोई लकड़ी के दो टुकड़े हैं और उनको यदि हम उन टुकड़ों को सिरों को आपस में रगड़ें तो खड़ 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 ऐसे आवाज़ आएगी। या फिर बड़बड़ की आवाज़ आएगी जिसे हम बबलिंग साउंड भी कहते हैं। आप अगर एक ग्लास में पानी भरिए उसमें स्ट्रॉ डाल के फूंक मारेंगे तो जो बुलबुले उठते हैं बड़ 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 बड़, इस तरह की आपको कड़क आवाज़ सुनाई देगी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि आपके कानों को अच्छी नहीं लगेगी, जिसे हम कर्कश आवाज़ बोलते हैं, जो हमें ज़्यादा देर तक सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे कर्कश आवाज़ कहा जाता है। इस तरह का जो साउंड होगा वो क्रैकल्स कहा जाता है और क्रैकल्स को हम रेल भी बोलते हैं। ये होने का कारण क्या है? जो हमारा एयरवे होता है उसमें जब सिक्रेशन भरा हुआ हो, उसमें कोई म्यूकस भरा हुआ हो, अगर उसके अंदर स्पुटम का जमा हो, उस कंडीशन में हमारा एयरवे जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरुद्ध हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है और उस कंडीशन में हमें खड़खड़ या बड़बड़ जैसी कड़क कर्कश आवाज सुनाई देती है, जिसे मेडिकल भाषा में क्रैकल्स या रेल कहा जाता है। ये जो क्रैकल्स या रेल वाला जो साउंड है ये हमें निमोनिया में, ट्यूबरक्लोसिस में और ब्रोंकाइटिस में सुनाई दे सकता है। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निमोनिया में निमोनिया से ग्रसित किसी पेशेंट में खड़खड़ या बड़बड़ जैसा कड़क कर्कश आवाज सुनाई देना जो इंस्पिरेशन के समय सुनाई देती है, तो वह निम्न में से क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये सब मेडिकल टर्म थोड़ा मुश्किल लग रहे हो, पर अगर आप टिप से अगर इन्हें याद करेंगे तो याद करना आसान है। जैसे एक तो आपको ध्यान रखना है कि इनके साउंड की स्पेशल चीज़ क्या है। ये विसल की तरह सुनाई दे रहे हैं या खड़खड़ की आवाज़ है या बड़बड़ की आवाज़ है, इनको आपको 5 परिभाषाओं में अलग अलग याद करना है। और कुछ टिप्स मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं कि कौन सा हाई पिच है और केवल इंस्पिरेटरी कौन सा है, केवल एक्सपिरेटरी कौन सा है। अब हम बात करते हैं विच के बारे में। विच है वो हाई पिच या लो पिच दोनों हो सकता है। और वी से आपको याद रखना है विसल, यानी अगर पेशेंट के अंदर इंस्पिरेशन के समय या एक्सपिरेशन के समय आपको जब आप रेस्पिरेटरी साउंड सुने उसके तो आपको विसल जैसी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसे मरीजों में एयरवे या ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिकुड़न पैदा हो जाती है, नैरोइंग हो जाते हैं, संकरे हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर एयरवे में फॉरेन बॉडी मतलब फंस जाती है। फॉरेन बॉडीज का मतलब कोई भी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स हो सकता है या कोई इंसेक्ट्स वगैरह हो सकता है, कोई गोली, कोई सिक्का वगैरह बच्चे निगल ले तो उस कंडीशन में भी ये संभावना बनती है।
तो ऐसी कंडीशन में हमें विसल जैसी आवाज़ सुनाई देगी, जिसे हम मेडिकल भाषा में विच कहते हैं। और विच वाला जो साउंड है वो हमें अस्थमा के पेशेंट में और सीओपीडी पेशेंट में भी सुनाई देता है। फॉरेन बॉडी की मैंने बात की, एयरवे में फॉरेन बॉडी फंसा हुआ हो तब भी ये विच की समस्या हो सकती है। सीओपीडी की फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इसका पुराना नाम सीओएलडी है। सीओएलडी में हो जाएगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, और नया नाम है सीओपीडी। तो अब हम अगले एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड की बात करते हैं, ब्रोंकाई। और ये लो पिच होता है और इसमें खराटे जैसी या घरघर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिसको गर्गलिंग कहते हैं। यानी जब हम गर्म पानी से गर्गलिंग करते हैं तो जिस तरह की घर घर की आवाज़ सुनाई देती है, वैसी आवाज़ को ब्रोंकाई कहा जाता है। यह इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी दोनों टाइम सुनाई दे सकती है। और इसका जो मेन कारण है वो है कि एयरवे या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनमें म्यूकस या सिक्रेशन जब जमा हो जाता है तो केवल थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, यानी आंशिक अवरोध जो होता है उसके कारण यह उत्पन्न हो सकता है। इसके डिजीज के एग्जाम्पल में ये रोंकाई वाली प्रॉब्लम कुछ डिजीज में रिपीट हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ इसको अलग से शो नहीं किया है। चौथे नंबर की मेडिकल टर्म की बात करते हैं, ये स्ट्राइडर है। हाई पिच होता है, इसमें बहुत ही तेज, भारी और कर्कश आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जो जिसे हम हिंदी में कान फोड़ू कह सकते हैं, उस तरह का बहुत ही तेज साउंड होता है। इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी हो सकता है, और ये खास करके अपर वे के अंदर, अपर एयरवे जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, जैसा एपीग्लोटाइटिस में हो सकता है या फिर लेरेंजियल ईडिमा में हो सकता है, यानी जो लेरिंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है उसमें भी होता है। उसके अलावा बच्चों में एक कम्युनिकेबल बीमारी होती है क्राउ, उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूँगा। आपके 24 सितंबर वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको ऐसी टेक्निकल टर्म पूछी गई हो जिसके पीछे ITIS यानी आईटीज जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे एपीग्लोटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, सेल्फिंजाइटिस। तो आपको अपनी नोटबुक में एक ही जगह पर ऐसे सारे शब्द इकट्ठे करने हैं और उनको याद करने हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे आपको वीडियो सेशन में ये शब्द मिलते जाएंगे, उनको आप लिख के और एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की स्ट्राइडर की, और अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 5 वर्ड हमें सीखने हैं, और उनमें से लास्ट वर्ड पे हम आ गए हैं जो ग्रंटिंग है। अभी जो आपने 4 रेस्पिरेटरी साउंड सुने वो बच्चों में भी हो सकते हैं और बड़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये ग्रंटिंग एबनॉर्मल साउंड है ये ओनली और ओनली न्यूबॉर्न या 15-20 दिन के इन्फेंट में ही आपको देखने को मिलेगा, और स्पेशली LBW बच्चों में या प्री मैच्योर बच्चों में ये आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लो पिच होता है, इसमें खराटे जैसी आवाज़ होती है, और ये केवल आपको उसी टाइम सुनाई देगी जब वह प्री मेच्योर बेबी सांस को छोड़ रहा है, यानी यह ग्रंटिंग की आवाज़ जो होती है, ग्रंटिंग का साउंड ओनली एक्सपायरेशन के टाइम ही आपको सुनाई देगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर पल्मोनरी लंग सर्फेक्टेंट की कमी होती है। पल्मोनरी लंग्स सर्फेक्टेंट एक ऐसा सोल्यूशन है जो एल्वुलाई के अंदर की सतह पर मौजूद होता है। उस वजह से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वह एल्वुलाई को पिचकने से, कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन जब ये सर्फेक्टेंट कम होता है उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इसे ग्रंटिंग कहते हैं। और ग्रंटिंग जो प्रॉब्लम का इशारा करती है उसका नाम है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली प्री मैच्योर LBW बेबी में देखने को अधिक मिलती है। और RDS होने का एक कारण पल्मोनरी लंग सर्फेक्टेंट की कमी होना होता है। प्री मैच्योरिटी की वजह से ये सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन सफिशिएंट मात्रा में सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो ये
5 एबनॉर्मल साउंड थे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे हो तो आप इन्हें 2-3 बार वीडियो सेशन में समझने की कोशिश करें। खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में जो मैंने जो टिप्स बताया उसको पकड़ें और अलग अलग साउंड को याद करें। इतना ही आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हेल्प दे सकता है। कुछ और रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज हैं, उनको भी आज के इसी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। आगे डेफिनेशन आ रही है डिस्पनिया की। डिस्पनिया जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है। पहला वर्ड आता है डिस और जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी। दूसरा वर्ड है पिनिया जिसका मतलब होता है रेस्पिरेशन। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन यानी किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई या परेशानी होना डिस्पनिया कहलाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं मेडिकल साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे जिसके अंदर आगे की तरफ यानी प्रीफिक्स के रूप में डिस लगा हुआ है। डिस जैसे डिस्पीनिया, डिस्फेगिया, डिस्पेप्सिया। तो आपको अपनी नोटबुक में कहीं पर एक जगह पर ऐसे डिस वाले शब्द भी सारे एक जगह इकट्ठे करने हैं। ये भी आपको टेक्निकल टर्म एग्जाम में हेल्प दे सकती है। अब आप ऑर्थोपीनिया मेडिकल टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। यह वर्ड भी दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पीनिया का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं, रेस्पिरेशन। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सीधे खड़े रहना। तो इसकी परिभाषा समझिए। जब कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा हुआ है तब उसे सांस लेने में, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। लेकिन जब वो लेट जाता है तब लेटी हुई अवस्था में उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब इस कंडीशन को ऑर्थोपीनिया कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो सेशन में जो भी हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। आपको मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई भी वीडियो सेशन में कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं, एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया की डेफिनेशन देखिए, कुछ खास कारणों की वजह से सांस लेने नहीं लेने पाने की स्थिति को। कोई भी कुछ खास कारण हो जाए उसकी वजह से व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन को एस्फाइक्सिया कहा जाएगा। यह एक तरह का रेस्पिरेटरी फेल्योर है जो गंभीर कंडीशन है, यानी ये सीरियस कंडीशन है। और वो खास कारण कैसे हो सकते हैं? गैस पॉइजनिंग हो सकती है। जैसा आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, कुछ स्वीपर जो होते हैं वो गैस मतलब चैम्बर वगैरह साफ करने के लिए अंदर उतरते हैं और फिर वहाँ गैस पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। जो कोयला जलाने की सिगड़ी होती है उसको अगर जलाकर रात भर छोड़ दिया जाए और रूम वगैरह बंद हो तो ऐसे भी दुर्घटनाएं होती है। चॉकिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है यानी दम घुटना। ड्राउनिंग में पानी में डूबने से होता है। एनेस्थेसिया के प्रभाव से, ट्रॉमा में हो सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक के टाइम भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे एस्फेक्सिया कहा जाएगा। अगले डेफिनेशन समझिए, हाइपोक्सीमिया। यह शब्द एक्चुअल में 3 शब्दों को जोड़कर बनाया हुआ है और तीनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। अगर आप इनका मीनिंग समझ पाए तो परिभाषा याद करना बहुत इजी हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है लेस, जैसा हम कई बार पहले देख चुके हैं। हाइपर ज़्यादा होता है और हाइपो लेस होता है। ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन के लिए आया है और ईमिया वर्ड ब्लड में यूज करते हैं, जैसे एनीमिया। तो डेफिनेशन बनेगी, किसी भी व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा यानी सांद्रता नॉर्मल से कम हो जाना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। और कहाँ कम हो रही है ये याद रखना है। व्यक्ति के ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे हाइपोक्सीमिया कहा जाएगा। हाइपोक्सीमिया का इंडिकेटर होता है SpO2, जिसकी फुल फॉर्म है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा दो तरह की रीडिंग मिलती है, एक पल्स रेट और एक SpO2। SpO2 से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में है या नहीं।
SpO2 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल SpO2 की वैल्यू है वो 95 से अबव मानी जाती है। 98, 97, 98 तक के SpO2 को हम नॉर्मल मानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दो और डेफिनेशन अभी डिस्कस करनी है। पहली है हाइपोक्सिया और अभी हमने डिस्कस किया था हाइपोक्सीमिया। तो दोनों परिभाषाओं में एक ही अंतर है और वह अंतर आपको इस डेफिनेशन से अभी क्लियर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की बॉडी में सेल्स और टिश्यू में हाइपोक्सीमिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी लेकिन वहाँ ब्लड में हो रही थी और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है सेल्स और टिश्यू में। तो किसी भी व्यक्ति की बॉडी में सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगना या ऑक्सीजन की कमी हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सीमिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी और हाइपोक्सिया यानी टिश्यूज में सेल्स में ऑक्सीजन की कमी। तो जल्दी से एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं। साइनोसिस, साइनो का मतलब होता है ब्लू और सिस का मतलब होता है कंडीशन। साइनो वर्ड ब्लू कलर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं साइनो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो किसी व्यक्ति की बॉडी में सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण जो हमने अभी देखा था हाइपोक्सिया, यानी किसी व्यक्ति में हाइपोक्सिया के कारण स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर नीला पड़ जाना, स्किन नीली हो जाना, साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे लिप्स वगैरह नीले पड़ जाना साइनोसिस कहलाता है। अब नीचे जो एक मैंने इक्वेशन टाइप सेंटेंस लिखा है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा अगर आपको ये सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई है। किसी भी इंसान में सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की शुरुआत होगी डिस्पनिया से, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी बॉडी के अंदर एयर नहीं जा रही है, एयर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी ब्लड में होगी। इसलिए पहले हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है, फिर बाद में हाइपोक्सिया डेवलप होता है। हाइपोक्सीमिया से डेवलप हो जाएगा हाइपोक्सिया, और यदि हम हाइपोक्सिया को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यदि उसको मैनेज नहीं करते हैं, तो व्यक्ति की कंडीशन हो जाती है साइनोसिस की। इस तरह से डिस्पनिया, डिस्पनिया से हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया के बाद में सेल्स और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी से होता है हाइपोक्सिया, और लास्ट जो होता है वो होता है साइनोसिस। जैसा आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति पानी में अगर डूब जाता है उसके बाद में उसका शरीर नीला पड़ जाता है, और इसी कंडीशन को हम मेडिकल की डेफिनेशन में भाषा में साइनोसिस कहते हैं। तो अपने कंसंट्रेशन फोकस को बनाए रखिए। वीडियो सेशन में हम दूसरे पार्ट की तरफ आ गए हैं। अब हम ORS के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल चीज़ों में भी कई बार हम कुछ चीज़ों को लेके परफेक्ट नहीं होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ ORS में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में पक्का हेल्प मिल जाएगी। ORS का जो मैंने मेमोरी मैप बनाया है, हो सकता है आपको पूरा एक साथ अच्छे से क्लियर नहीं देख पा रहा हो, पर मैं इसको क्लिप बनाते टाइम थोड़ा सेपरेट कर दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ORS की फुल फॉर्म की यदि बात करें तो ORS की दो फुल फॉर्म हो सकती है और दोनों राइट है। एक है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, यानी जब ORS पैकेट को डिजोल्व नहीं किया गया है, जब ORS पाउडर सूखा है, तब वो उसकी फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स राइट होगी। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको घोल बना लेते हैं, तब उसकी फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी हो सकती है। आगे की क्लिप में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में और रिहाइड्रेशन के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। हम अलग अलग बात करते हैं ताकि आपको क्लिप है, नोट्स है, वो थोड़े क्लियर दिख जाए। तो ओरल वर्ड से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सॉल्ट को या सोल्यूशन को देने का तरीका ओरल ही है, इसलिए इसमें ओरल वर्ड यूज किया है। लास्ट में देखिए सॉल्ट्स जो लिखा हुआ है, सॉल्ट्स में देखिए इसमें हम टोटल 3 सॉल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। नाम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को वापस रिपीट करेंगे तो हो जाएगा ट्राई सोडियम सिट्रेट। पीछे की तरफ क्लोराइड बचा हुआ है तो क्लोराइड से एक और सॉल्ट याद करना है पोटेशियम क्लोराइड, और इन तीनों सॉल्ट की आपको मात्रा भी याद रखनी है।
इन तीनों सॉल्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है जो 2.90 होता है। उससे थोड़ा कम होता है सोडियम क्लोराइड जो 2.60 ग्राम होता है, और पोटेशियम क्लोराइड 1.50 ग्राम होता है। इस तरह से ORS के अंदर तीन तरह के सॉल्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इंडिया ने 2004 के अंदर इसमें से एक सॉल्ट को रिप्लेस किया था। पहले ORS घोल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता था, जिसको रिप्लेस करके ट्राई सोडियम सिट्रेट रखा गया है, और ये नया कॉन्सेप्ट 2004 में सबसे पहले इंडिया ने प्रेजेंट किया था। टोटल तीन सॉल्ट के अलावा ORS के अंदर एक चौथा आइटम जो होता है वो ग्लूकोज होता है जो 13.50 ग्राम होता है। इस तरह से ORS पैकेट के अंदर टोटल 20.50 ग्राम की पाउडर की मात्रा होती है। तो टोटल मात्रा का पूछा जाए तो आपको लिखना है 20.50 ग्राम, और सबसे अधिक मात्रा पूछें तो चार में से सबसे अधिक मात्रा ग्लूकोज की होगी। सॉल्ट में सबसे अधिक मात्रा टाई सोडियम सिट्रेट की होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रीहाइड्रेशन वर्ड के बारे में डिस्कस करें तो री का मतलब होता है दोबारा, और हाइड्रेशन का मतलब होता है फ्लूइड कंडीशन। रीहाइड्रेशन का अर्थ है कि किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हम करेंगे रीहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन काम में लेंगे। डिहाइड्रेशन होने के दो बड़े कॉज है, डायरिया और वॉमिटिंग। क्या इनके अलावा भी डिहाइड्रेशन हो सकता है? हाँ, जो हीट स्ट्रोक होता है और लू वाली कंडीशन होती है उसमें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसमें भी ORS का यूज करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आगे देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन को केवल 1 लीटर में तैयार करना है। अगर हम इस सॉल्यूशन के पैकेट को खोल के एक एक कप में थोड़े थोड़े पानी में यदि इसको यूज करें तो ये इसका सही तरीका नहीं होगा। इसको 1 लीटर साफ पानी में ही प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ चीज़ें सॉल्यूशन बनाते समय कभी नहीं करनी है, जिसके बारे में हम वैसे तो आगे डिस्कस करेंगे, पर यहाँ लिखा हुआ है तो उसको भी समझ लेते हैं। ORS के सॉल्यूशन को कभी भी चाय, दूध या जूस के अंदर बना ऐड करके नहीं बनाना चाहिए, और ORS सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें एक्स्ट्रा शुगर कभी भी मिक्स नहीं करनी चाहिए। यानी इसका जो WHO के द्वारा निर्धारित कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में इसको बनाया जाना चाहिए। तो अब हम डिहाइड्रेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, डी का मतलब होता है लॉस हो जाना, हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए आता है, और शन का मतलब होता है कंडीशन। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अप्रोक्स 70% वाटर होता है, और जब इस वाटर के लेवल में कमी होने लगती है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। डेफिनेशन देखिए, बार बार डायरिया और वॉमिटिंग के कारण बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना, पानी की कमी भी हो जाना और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। यानी किसी इंसान में जब बार बार डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो उसकी वजह से इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों का लॉस होने लगता है, साथ ही बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, हीट स्ट्रोक यानी जो तापाघात या जिसको लू बोलते हैं, उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। तो जब किसी इंसान को लू लग जाती है तो हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को भी ORS का घोल देने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं, किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया है ये पता कैसे चलेगा? बॉडी में इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाएं कि डिहाइड्रेशन हो गया है। यानी डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले BP लो हो जाना, दूसरा ओलाइगो यूरिया। ओलाइगो यूरिया क्या होता है? देखिए, ओलाइगो वर्ड आया हुआ है और दूसरा वर्ड है यूरिया। ओलाइगो का मतलब होता है लेस। तो अभी आप परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी भी इंसान में 24 आवर में यूरिन की मात्रा, यानी जिसे हम यूरिनरी आउटपुट भी कहते हैं,
कोई भी इंसान 24 आवर में जितना यूरिन एक्सक्रीट करता है, जितना यूरिन पास करता है, उस 24 आवर की यूरिन की मात्रा को तो हम यूरिनरी आउटपुट कहते हैं। तो ओलाइगो यूरिया की परिभाषा समझिए। किसी भी इंसान में यूरिन आउटपुट की मात्रा यदि 500 ml से कम हो लेकिन 100 ml से ज़्यादा हो, 100 से तो ज़्यादा और 500 ml से कम हो, तो इस कंडीशन को हम ओलाइगो यूरिया कहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दूं, अगर यूरिन की मात्रा कम होते होते यानी यूरिन आउटपुट कम होते होते लगभग 100 ml के आसपास पहुंच जाए तो उसे एन्यूरिया कहेंगे, जो नियर एब्सेंट होता है। और जब किसी इंसान में यूरिन आउटपुट की मात्रा 3 लीटर से अधिक हो जाती है तब उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। अगला सिम्टम देखिए, टैकीपीनिया, यानी किसी भी इंसान में डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसके अंदर यूरिन कम बनेगा, उसका बीपी लो हो जाएगा और उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो तेज हो जाएगी, सांस की दर तेज हो जाएगी, जिसे हम टैकीपीनिया कहते हैं। होठ और जीभ सूखने लगते हैं। खूब पानी पीने के बाद में भी बार बार प्यास लगती है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, किसी इंसान में बार बार प्यास लगना को मेडिकल की भाषा में पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। पॉलीडिप्सिया जो है वो डिहाइड्रेशन के अलावा डायबिटीज़ का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम है। डायबिटीज़ के अंदर 3 P इम्पोर्टेंट सिम्टम होते हैं। पहला है पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास लगना, दूसरा है पॉलीयूरिया यानी बहुत अधिक पेशाब आना, और तीसरा है पॉलीफेजिया यानी उसको बहुत अधिक भूख लगती है। यहाँ डिहाइड्रेशन में देखिए क्या क्या सिम्टम आ गए हैं। बीपी लो हो जाना, ओलाइगोयूरिया हो जाना यानी यूरिन की मात्रा घट जाना, टेकीपीनिया होना, होठ और जीभ सूखना, खूब पानी पीने के बाद में भी बार बार प्यास महसूस होना जिसे हम पॉलीडिप्सिया कहेंगे, थकान और सिरदर्द रहना, और मांसपेशियों में मसल्स में ट्विस्टिंग होना, बॉडी में दर्द रहना। ये सब अगर लक्षण किसी भी इंसान को फील हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है, जो अमूमन हम देखते हैं डायरिया वॉमिटिंग के केस में और हीट स्ट्रोक के केस में देखने को मिलते हैं। तो ओआरएस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें तीसरा सेक्शन है हेल्थ वगैरह, हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन। वहाँ 5 नंबर का अलग से आपको कंटेंट दे रखा है, तो वहाँ पर इसी टाइप के आपको सिंपल क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपको उसमें वीडियो सेशन में लिया है। ओआरएस काम कैसे करता है? देखिए ओआरएस का काम करने का तरीका क्या है। ओआरएस बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? ओआरएस स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पानी के एब्जॉर्प्शन को तेज कर देता है, यानी वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे डायरिया और वॉमिटिंग में राहत मिलती है। तो बॉडी के अंदर जो पानी की कमी हो गई है वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएगी। यहाँ बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी कर देगा। इस तरह से ओआरएस है वो डायरिया वॉमिटिंग के पेशेंट के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। अब ओआरएस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है, कि ओआरएस को देने का कुछ एक निश्चित तरीका भी होता है, उसकी मात्रा निश्चित होती है, डोज निश्चित होती है, जो एज के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर हमें ओआरएस 2 साल से कम एज वाले बच्चों को देनी है तो वो हम हर बार लूज मोशन होने के बाद 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर बच्चों की एज 2 साल से अधिक है तो हर बार डायरिया होने के बाद ऐसे बच्चों को हम आधा कप से 1 कप ओआरएस दे सकते हैं। एडल्ट और ओल्ड एज के लोगों की बात करें तो इन कैटेगरी के लोगों में हर बार डायरिया होने के बाद हम 1 से 2 कप ओआरएस का घोल पिला सकते हैं, और पूरे दिन में एडल्ट और ओल्ड एज के लोगों को 2 लीटर तक ओआरएस दिया जा सकता है। तो एग्जाम के हिसाब से ये जो डोज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 कैटेगरी याद करनी है। 2 साल से कम एज वाले बच्चों को तो 1 से 2 चम्मच देना है, 2 साल से बड़े वाले बच्चों को आधा से 1 कप देना है, और बड़ी एज वाले एडल्ट वाले लोगों को 1 से 2 कप देना है। तो एग्जाम के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आ गई है। अगर आपको बच्चे का वजन पता हो
तो पहले 4 घंटों का मतलब है डायरिया या वॉमिटिंग हो जाने के बाद पहले 4 घंटों में ओआरएस की मात्रा को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला निर्धारित किया गया है। पहले 4 घंटों के लिए एमएल के अंदर यानी मिलीलीटर में ओआरएस की मात्रा अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमें किलोग्राम में बच्चे का वजन पता होना चाहिए, और उस किलोग्राम में बच्चे का जो वेट होगा उसको हम 75 एमएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उतने एमएल जो मात्रा है वो हमें पहले 4 घंटों में देनी है, और उसे हम थोड़ा थोड़ा करके फिनिश कर सकते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ओआरएस से रिलेटेड एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम के लायक जितना कंटेंट हो सकता है वो सब इन नोट्स के अंदर मैंने कलेक्ट कर लिया है। ओआरएस बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इन सावधानियों को समझने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डूज पढ़ेंगे, यानी ये सावधानियां तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे डोंट, ये बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले डूज की बात करते हैं। ओआरएस सोल्यूशन बनाने से पहले हमें सबसे पहले पैकेट पर एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए, और पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए। सोल्यूशन बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि साबुन से हाथ धो लिए जाएं। सोल्यूशन बनाने के लिए फिल्टर्ड पानी या उबाल कर ठंडा किया गया पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें निर्धारित मात्रा में 1 लीटर लेना है। एग्जैक्ट 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम जिस कंटेनर में हम ओआरएस सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं वो कंटेनर भी क्लीन होना चाहिए, और बनाए गए सोल्यूशन को हमें ढककर अच्छी तरह से कवर करके रखना है, और 24 घंटे में ही उसे काम में ले लेना है। ये सारी बातें हमें बनाते टाइम ध्यान रखनी है। अगर किसी भी बच्चे को या बड़े व्यक्ति को ओआरएस पीने के बाद में, उसे देने के बाद में वॉमिटिंग आए या उसे वर्टिगो फीलिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ओआरएस की कंडीशन में हमें कौन कौन सी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपको नोट्स है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके घर में एडवांस टेक्नोलॉजी का टेलीविज़न है तो आप अपने मोबाइल को भी टीवी की स्क्रीन के साथ में शेयर करके और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम ओआरएस की कंडीशन में हमें कौन कौन सी बातों को कभी नहीं करना है। डोंट का मतलब है ऐसा कभी मत कीजिए। ओआरएस को पीते समय इसको कभी भी जूस के साथ या चाय या दूध में मिक्स नहीं करना चाहिए। ओआरएस सॉल्यूशन बनाने के बाद इसमें कभी भी एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा पुराना ओआरएस सॉल्यूशन कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए, और ओआरएस पाउडर की थोड़ी थोड़ी मात्रा को 1 कप में नहीं बनाना चाहिए। इसके बनाने का वही तरीका है, इसको 1 लीटर पानी में एक साथ बनाया जाना चाहिए और 24 घंटे में इसको काम में लेना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिस इंसान को या जिस बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम है उसे ओआरएस घोल ही दिया जाए। अगर हम उसे केवल ग्लूकोज का चीनी का पाउडर देंगे या उसे ग्लूकोज पाउडर देंगे तो उससे उसका डायरिया की कंडीशन बढ़ जाएगी। ओआरएस का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, और उसी वजह से डायरिया वॉमिटिंग की रोकथाम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कभी इमरजेंसी कंडीशन में ओआरएस पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो घर पर ओआरएस कैसे बनाया जा सकता है, अल्टरनेटिव देखते हैं। घर पर ओआरएस बनाने के लिए हमें 3 आइटम चाहिए। 6 टी स्पून लेंगे हम शक्कर, जो हम किचन में काम लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो टी स्पून लिखा हुआ है उसमें टी स्मॉल लिखा हुआ है। टी स्मॉल लिखा होगा तब हम इसमें लेंगे छोटा चम्मच, और यदि इसको मैं टी बड़ा कर दूं तो ये हो जाएगा बड़ा चम्मच, बिग टी स्पून। दोनों में फर्क होता है। स्मॉल टी स्पून होता है वो 5 ml के बराबर होता है, जबकि बिग टी स्पून होता है वो 15 ml के बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, घर पर ओआरएस बनाने के लिए हमें 3 आइटम की जरूरत पड़ेगी। 6 छोटे चम्मच हम लेंगे शक्कर, आधा टी स्पून हम लेंगे नमक। ध्यान रखें नमक है वो आधा टी स्पून ही लेना है, और साथ में हमें चाहिएगा 1 लीटर साफ पानी।
पानी को हम घर पे पहले बॉईल कर दें, फिर उसे ठंडा कर दें और 1 लीटर पानी नाप के हम काम में लेंगे, तो इन 3 चीज़ों से हम घर पर भी ORS बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ORS के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। डॉक्टर दिलीप मेहलानाबिस ORS थेरेपी के जनक है, यानी ORS थेरेपी की खोज है वो डॉक्टर दिलीप मेहलानाबिस के द्वारा की गई थी और उन्हें इस इन्वेंशन के लिए प्रथम पॉलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कम्युनिटी में अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी 29 जुलाई को वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है। यह था आज का हमारा सेकंड सेक्शन ORS के बारे में, और मुझे लगता है कि आपको ORS के बारे में आज की वीडियो सेशन से काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। आपको PDF नोट्स है वो अलग से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो सेशन के तीसरे पार्ट में आ जाते हैं, और जैसा मैंने 11 स्टार फैसिलिटीज़ में कहा था कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड 1000 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी शुरुआत भी आज इसी वीडियो सेशन से शुरू करते हैं और 15 यानी 15 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव, चाहे वो प्राइवेट हो या हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हो, दोनों को मिला के राजस्थान के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका कुल प्रतिशत है वो 94.9% है। इसी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वैक्सीनेशन का टोटल कवरेज 80.4% हो गया है, जिसमें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट 92% के साथ फर्स्ट रैंक पर है। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 31.3 यानी लगभग 32 प्रति हजार है, जबकि U5MR यानी अंडर 5 एज के बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 37.6 यानी 38 प्रति हजार है। IMR को मान सकते हैं 32 प्रति हजार और U5MR को मान सकते हैं हम 38 प्रति हजार। ये राजस्थान के डाटा है। अगला फैक्ट देखिए, टूर्निकेट टेस्ट है वो डेंगू डिजीज में, डेंगू बीमारी में किया जाता है। टूर्निकेट टेस्ट के अंदर हम मरीज का ब्लड प्रेशर लेते हैं और बीच में उसको होल्ड किया जाता है, तो उसी टेस्ट को टूर्निकेट टेस्ट किया जाता है। दो और फैक्ट देखिए, MPW कॉन्सेप्ट यानी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कॉन्सेप्ट था वो करतार सिंह कमेटी ने प्रस्तावित किया था, और 90 से 109 IQ जो होता है उसको नॉर्मल IQ लेवल माना जाता है। IQ लेवल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, IQ बराबर होता है MA/CA इंटू 100। MA यानी मेंटल एज और CA यानी क्रोनिकल एज। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को सेल्फिंजोग्राफी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेल्फिंजो वर्ड है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए आता है, तो सेल्फिंजाइटिस की परिभाषा होगी इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड सेल्फिंजाइटिस, यानी फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाना सेल्फिंजाइटिस कहलाता है, और फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को सेल्फिंजोग्राफी कहा जाता है। अगला फैक्ट देखिए, वैक्सीन कैरियर में हम अधिकतम 16 से 20 वायल को कैरी कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, जबकि डे कैरियर बॉक्स होता है उसमें हम ओनली 6 to 8 वायल को ले जा सकते हैं। उज्ज्वला योजना जो बनाई गई है वो बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से संबंधित है, और कल की वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में जो 1098 होता है, और आपको ये भी याद होगा कि 1097 है वो नाकों की यानी एड्स के लिए हेल्पलाइन स्थापित की गई है। अगला फैक्ट समझिए, वुपिंग कफ जिसे कुकुड़ खांसी और काली खांसी भी कहा जाता है, इसे 100 डेज कफ वाली बीमारी भी कहा जाता है, यानी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने में कई बार 100 दिन तक लग जाते हैं,
इसलिए इसका नाम रखा गया है 100 दिन वाली खांसी, 100 डेज कफ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की खतरे को बढ़ाती है। आगे देखिए, टीबी की जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, इसे याद करने का फॉर्मूला है पेरिस, PERIS। पी से पायरेजिनेमाइड, आर से रिफेम्पिसिन, ई से इथेम्ब्यूटाल, उसके बाद एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, और उससे पहले आई आता था पेरिस में, आई से है आइसोनियाजिड। तो इन 5 जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, इनमें से इथेम्ब्यूटाल जो होती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स होती है। देखिए, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, इनमें कुछ फर्क होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स वह ड्रग्स होती है जो किसी भी व्यक्ति में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति में वो बैक्टीरिया को किल करे, किल कर भी सकती है और किल ना भी करे, लेकिन ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को डेफिनेटली रोक देती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली ड्रग्स को या एंटीबायोटिक्स को तो हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टेटिक। और जो एंटीबायोटिक ड्रग्स बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देती है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी किल कर देती है, उन ड्रग्स को बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, टीबी की जो फर्स्ट लाइन की 5 ड्रग्स होती है, पायरेजिनेमाइड, इथेम्ब्यूटाल, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और लास्ट बताया मैंने आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन 5 में से केवल एक ही ड्रग्स, ओनली एक ही एग्जाम्पल है इथेम्ब्यूटाल, यह बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। बाकी चारों ड्रग्स जो होती है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है। तो वीडियो सेशन में लास्ट 3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। 1000 जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाती है। आशा की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और अर्बन एरिया में आशा की जगह उषा की नियुक्ति की गई है, उसकी फुल फॉर्म होगी अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक ही जगह यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर को आईसीडीएस का हार्ट यानी आईसीडीएस का हृदय भी कहा जाता है। मोपिंग अप कैंपेन को डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। यह थे आज की वीडियो सेशन में 15 इम्पोर्टेंट फैक्ट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम टोटल मिला के 1000 इम्पोर्टेंट फैक्ट को केवल रीड आउट नहीं करेंगे, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूं कि इन 1000 इम्पोर्टेंट फैक्ट में से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जरूर हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से आज के वीडियो सेशन में हमने कुछ रेस्पिरेटरी साउंड की डेफिनेशन देखी, और रेस्पिरेटरी डेफिनेशन में कुछ एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। साथ ही आज पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ओआरएस डे सेलिब्रेटेड किया गया, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट सेक्शन में हमने 15 इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से सपोर्टिंग लगा होगा। जो भी वीडियो सेशन अब तक हो चुके हैं, उनके पीडीएफ को स्कैनिंग करने का कार्य भी मैं साथ साथ में देख रहा हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को ज़ोरों शोरों से बनाए रखिए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। चाहे हालात कैसे भी हो, अपना माइंडसेट बना के रखना है, अपने फोकस को बनाए रखना है। आपके लिए भी हिम्मत हारना मना है और मेरे लिए भी हिम्मत हारना मना है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे इन प्रयासों से, मेरी इन कोचिंग से अगर 2-4 स्टूडेंट्स का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप सब अपनी तरफ से 200% प्रयास कीजिए और मैं अपनी तरफ से 200% बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो सेशन को इसी बेस्ट विशेष के साथ ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो सेशन को एंड करने से पहले आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखिएगा सफलता खुद चलकर आएगी आपके पास। तो साथियों,
मैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।